अगर कोई ये दावा करे ना कि देश की राजनीति या न्यायपालिका और पूरे समाज का असली सच जानना है, तो मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल एकदम बंद कर देने चाहिए और सिर्फ राजनीतिक व्यंग या जिसे हम सटायर कहते हैं वो पढ़ना चाहिए। सुनने में तो ये बात काफी अजीब लगेगी किसी को भी। बिल्कुल। अक्सर जब हम किसी व्यवस्था में कोई खामी ढूंढते हैं तो हमें ना एक एक्सरे मशीन जैसी स्पष्टता की उम्मीद होती है। जैसे हड्डी टूटने पर एक्सरे में एक सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत बता देता है कि हाँ, समस्या यहाँ है। सही कहा। लेकिन हमारी आज की जो ये राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा जटिल हो चुकी है, इतनी उलझ चुकी है कि वो एक्सरे मशीन वहां फेल हो जाती है। ऐसे में व्यंग्य ही वो इकलौता लेंस बचता है जो इस धुंधलेपन के पार देख सकता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी ही बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं। और ये तुलना बहुत सटीक है आपकी। देखिए, व्यंग अक्सर उन सच्चाइयों को उजागर कर देता है जिन्हें सीधे शब्दों में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इसी, जिसे आपने कहा, व्यवस्था के धुंधलेपन को चीरने का काम करती है। हाँ, पर देखिए, चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है हमारे सुनने वालों के लिए। बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। जी, तो आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बेहद तीखा राजनीतिक और व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही राजनीतिक विचारधाराओं पर काफी गंभीर कटाक्ष किए गए हैं और कई संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष, पार्टी, नेता या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मिशन सिर्फ इस सामग्री में प्रस्तुत किए गए विचारों को डीकोड करना है। लेखक के व्यंग के पीछे जो छिपे हुए वास्तविक समाचार हैं, जो तंत्र है, उसे पूरी तरह से तटस्थ रूप से एकदम न्यूट्रल रहकर सामने रखना है। और ये संदर्भ स्थापित करना बेहद आवश्यक है शुरू में ही, क्योंकि जब व्यंग का स्तर इतना गहरा होता है ना, तो कई बार ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या मजाक है और क्या हकीकत। हम यहाँ सिर्फ उन घटनाओं के एक पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी ओर ये स्रोत सामग्री इशारा कर रही है। तो चलिए इसी पैटर्न को समझते हैं फिर। इस स्रोत की जो शुरुआत है ना, वो देश के शीर्ष नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी जो उपस्थिति है उसके चित्रण से होती है। बात शुरू होती है स्वीडन से, जहां प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान मिलने का जिक्र है। सही। तो लेखक एकदम व्यंग में कहता है कि ये उनका 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और शायद लेख के पब्लिश होने तक 32वां भी मिल जाए। अब मैं यहाँ सोच रही थी कि किसी देश के नेता को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलना तो कूटनीतिक जीत मानी जाती है ना, इसमें गलत क्या है? क्या लेखक सिर्फ उस एक अवार्ड चुंबक वाली छवि से परेशान है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी बात है? देखिए, यहाँ असल कटाक्ष सम्मान मिलने पर है ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल, ये कटाक्ष उस ऑप्टिक्स या कह लें छवि निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर है, जहां विदेश नीति का इस्तेमाल सीधे तौर पर हमारी घरेलू राजनीति को साधने के लिए किया जा रहा है। जी। इसे समझने के लिए हमें स्रोत में दी गई उस अगली घटना को देखना होगा जो नीदरलैंड्स वाली है। हाँ, वो गर्मी वाली घटना। जी। लेखक नीदरलैंड्स की बात करता है जहां अल नीनो प्रभाव के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल है वो वहां एसी त्याग कर जैकेट पहने हुए हैं। और उसी समय वहां डच लोगों द्वारा चोल साम्राज्य के ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट्स वापस किए जाते हैं जिन पर तमिल भाषा में अभिलेख हैं। तो चोल साम्राज्य के ताम्रपत्र वापस मिलना इतिहास के नजरिए से तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि लेखक इसे जैकेट और गर्मी से क्यों जोड़ रहा है। नीदरलैंड्स की गर्मी में जैकेट? क्योंकि लेखक उसी विरोधाभास को तो उभार रहा है। देखिए, चोल साम्राज्य का समुद्री प्रभाव बहुत व्यापक था, ये एक ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन यहाँ व्यंग्य ये है कि यूरोप की उस भयंकर गर्मी में जैकेट पहनकर एक स्टेट्समैन वाली ग्लोबल छवि बनाना और ठीक वहीं से तमिल भाषा की महानता का संदेश देना, ये सब कूटनीतिकम और तमिलनाडु के मतदाताओं को लुभाने का एक पीआर कैंपेन ज्यादा लगता है। ओह, तो ये चुनाव से जुड़ा है? बिल्कुल। लेखक यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग एक सर्वव्यापी ग्लोबल लीडर की छवि गढ़ने के लिए एक इवेंट की तरह किया जा रहा है। अब ये सर्वव्यापी या हर जगह मौजूद होने वाली जो बात आपने कही, उससे मुझे वो हिस्सा याद आ रहा है जहां प्रधानमंत्री विदेश में एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर है, लेकिन वहां से भी
वो घरेलू सोशल मीडिया पर एक बिजनेस न्यूज चैनल को अंग्रेजी में फैक्ट चेक कर रहे हैं। वो वाक्य। और लेखक ने यहाँ जुबैर के एक ट्वीट का भी संदर्भ दिया है ना, जहाँ हिंदी टाइपिंग में गलती होने का मजाक उड़ाया गया था, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी जिक्र है। ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है? ऐसा लगता है कि फोकस असली काम से ज्यादा तो सोशल मीडिया पर है। यही तो, इसे हम हाई कमांड कल्चर और परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स कह सकते हैं। उसका ये एकदम क्लासिक उदाहरण है। ये घटना दिखाती है कि शीर्ष नेतृत्व को हर छोटी बड़ी बहस में सबसे आगे दिखाने की कैसी होड़ मची है। आप विदेश में एक इतने महत्वपूर्ण रणनीतिक दौरे पर हैं और फिर भी घरेलू सोशल मीडिया की छोटी मोटी बहसों में शामिल हो रहे हैं। लेखक इसे हास्यास्पद मानता है। और धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र इसलिए है कि सब कैबिनेट के बाकी मंत्री ये देखते हैं ना कि शीर्ष नेतृत्व खुद सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग कर रहा है, तो उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। एकदम। उन्हें भी लगता है कि अपनी वफादारी और सक्रियता साबित करने का अब बस यही एकमात्र तरीका है। तो ये इस बात पर प्रहार है कि कैसे शासन की जो असल वास्तविकता थी वो अब पूरी तरह से ऑप्टिक्स में तब्दील हो गई है। सही कहा। लेकिन जब हम व्यवस्था के एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ की ओर मुड़ते हैं ना, तो ये ऑप्टिक्स का खेल और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। स्रोत सामग्री में अब न्यायपालिका और उसकी कार्यशैली पर बहुत तीखा प्रहार किया गया है। जी, न्यायपालिका वाला हिस्सा काफी दिलचस्प है। मुझे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का वो बयान याद आ रहा है जहां उन्होंने फर्जी डिग्री वाले युवा वकीलों को तिलचट्टा या कॉकरोच कहा था। और उसके तुरंत बाद राजनेता कीर्ति आजाद का कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से तंज कसना। ये तो राजनीतिक अवसरवादिता का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका की एक सख्त टिप्पणी को लिया और उसे रातों रात एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। लेकिन देखिए, लेखक का जो मुख्य निशाना है ना, वो न्यायपालिका की वो आंतरिक कार्यप्रणाली है जिस पर अगर आप सवाल उठा लें तो उसे अक्सर अवमानना या कंटेम्प्ट मान लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहां मैं थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। लेखक ये तर्क देता है कि कोर्ट दूसरों को तो 24/7 चिकित्सालयों की तरह काम करने की नसीहत देता है जी, लेकिन खुद जज साल में 172 दिन यानी लगभग 5.25 महीने की छुट्टी पर रहते हैं, जबकि देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो एक मिनट के लिए अगर हम सोचें, क्या ये आलोचना थोड़ी अनफेयर नहीं है? मतलब जजों को भी तो मेंटल ब्रेक चाहिए होता है ना, और कई बार छुट्टियां तो फैसले लिखने के लिए भी होती हैं। सिर्फ छुट्टियों को उन 5 करोड़ पेंडिंग केस का जिम्मेदार ठहराना, क्या ये सही है? सतही तौर पर देखा जाए तो आपका तर्क बिल्कुल सही लगता है। न्यायपालिका का काम वाकई बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन लेखक का जो व्यंग है वो सिर्फ छुट्टियों के आंकड़ों पर नहीं है, वो उस हिपोक्रेसी या उस दोहरे मापदंड पर है जो व्यवस्था दिखाती है। वो कैसे? देखिए, लेखक जस्टिस वर्मा, DY चंद्रचूड़ और अतीत के कई जजों का उदाहरण देकर यह समझाता है कि अदालतों में न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म वो तो बहुत है। वे सरकार को, समाज को, आम आदमी को हर विषय पर ज्ञान देते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब आम जनता उनके काम करने के तरीके, उनके धीमेपन या कोर्ट रूम के अंदर वकीलों के बीच होने वाली वो जो बहस होती है ना, तू मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, जैसी सड़क छाप बहस पर सवाल उठाती है, तो न्यायपालिका कोई भी आलोचना स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। वो खुद को हर जवाबदेही से ऊपर मानते हैं। और शायद यही एलिटिज्म, या जिसे हम अभिजात्य वर्ग वाली सोच कहते हैं, वो तब भी दिखती है जब सुप्रीम कोर्ट की स्थानीय भाषाओं में बेंच बनाने की मांग उठती है। बिल्कुल। लेखक का तंज है कि अगर हर राज्य में स्थानीय भाषा में बेंच बन गई ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का भौकाल खत्म हो जाएगा। ये जो शब्द है ना, भौकाल, ये पूरी व्यवस्था की पोल खोल देता है। ऐसा लगता है कि न्याय तक आम आदमी की पहुंच को जानबूझकर इतना विशिष्ट और जटिल बनाए रखा गया है ताकि उनका वो रुतबा कायम रहे। एकदम सही। जब न्याय की भाषा और उसकी पूरी प्रक्रिया आम नागरिक की समझ से ही बाहर हो जाती है, तो वो फिर न्याय नहीं रहता, वो सत्ता का एक रूप बन जाती है। और देखिए, नीट विवाद में हमने जिस नीतिगत शून्यता और हताशा को देखा, वही हताशा तब और भी गहरी हो जाती है जब हम एक आम इंसान पर इन नीतियों के असल प्रभाव को देखते हैं। स्रोत सामग्री शिक्षा व्यवस्था में आए उस भयावह बदलाव पर बात करती है, जहां कोचिंग शहरों में मकान मालिकों ने छात्रों का किराया रातों रात दोगुना कर दिया। और लेखक ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो डरावनी एनालॉजी इस्तेमाल की है, गरुड़ पुराण की। हाँ, वो ऐसा व्यंग और दर्द का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है ना?
लेखक कहता है कि ऐसी आपदा में अवसर खोजने वाले मकान मालिकों और जो जिम्मेदार मंत्री हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में वर्णित वज्र कंटक शालमणि नाम के नर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। बाप रे। जहां लोहे के कांटों वाले पेड़ से इंसान को उल्टा लटकाया जाता है, या वो कुंभीपाक नरक जहां खौलते हुए तेल में डाला जाता है। ये सोचकर ही सहरन होती है मुझे तो। लेकिन ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये डिजास्टर कैपिटलिज्म यानी आपदा पूंजीवाद पर एक गहरी टिप्पणी है कि कैसे कैसे उन बेबस छात्रों के मानसिक तनाव को एक कमोडिटी या उत्पाद बना दिया गया है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है, डिजास्टर कैपिटलिज्म। और ये रूपक इसलिए इतना असरदार है क्योंकि देखिए, जब एक युवा छात्र नीट जैसी परीक्षा के लीक होने से या रद्द होने से पूरी तरह टूट चुका होता है और ठीक उसी वक्त समाज का एक वर्ग उसकी उस हताशा से मुनाफा कमाने लगता है, जो कि बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत है। वो जो गरुड़ पुराण के नरक का संदर्भ है ना, वो आम आदमी के उस बेबस गुस्से को दर्शाता है जिसे हमारी इस कानूनी व्यवस्था से कोई न्याय नहीं मिलता, इसलिए वो बेचारा दैवीय न्याय या पौराणिक दंड की कल्पना करने लगता है। और इस नैतिक पतन के बीच हमारी जो सरकारी नीतियां हैं, वो भी किसी प्रहसन या कॉमेडी से कम नहीं लगती। आप आंध्र प्रदेश सरकार का ही उदाहरण देख लीजिए। हाँ, वो जनसंख्या वाला। हाँ, वहां जन्म दर बढ़ाने के लिए तीसरे या चौथे बच्चे के जन्म पर 300 से 400 रुपए देने की योजना की बात की जा रही है। लेखक मजाक में कहता है कि भाई 300 रुपए में तो एक पानी के प्लास्टिक की टंकी नहीं आती, इंसान बच्चा क्या पालेगा। मतलब ये क्या है? इसे हम पॉलिसी वैक्यूम या नीतिगत दिवालियापन कह सकते हैं। जब सरकारें बिना किसी ठोस जमीनी रिसर्च के, बिना आर्थिक वास्तविकताओं को समझे ऐसी योजनाएं पेश कर देती हैं जो पूरी तरह से अव्यवहारिक हैं, तो वो क्या है? ये सिर्फ कुछ समय के लिए अखबार की सुर्खियां बटोरने का एक सतही प्रयास होता है और कुछ नहीं। सही बात है। अब यहाँ से चर्चा एक ऐसे बिंदु पर आती है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हल्द्वानी का मामला है जी। लेखक 2007 से 2026 तक की रेलवे भूमि अतिक्रमण की पूरी टाइमलाइन देता है कि कैसे कोर्ट बार बार आदेश दे रहा है कि अतिक्रमणकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाए। और दूसरी तरफ वो भोजशाला बागदेवी मंदिर के उस जटिल ऐतिहासिक विवाद और इसके फैसलों का जिक्र करता है। और फिर वो गिरिराज सिंह और असदुद्दीन ओवैसी के बीच की संसद की उस बहस को ले आता है, जहां बात तो शुरू होती है यान और कॉटन के आयात से, और कहां पहुंच जाती है। हाँ, अचानक से मुद्दा हिंदू और रामचंद्र शाह पे पहुंच जाता है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर की नींव दरख रही हो, लेकिन परिवार के सदस्य इस बात पे लड़ रहे हो कि ड्राइंग रूम के पर्दों का रंग क्या होना चाहिए। बहुत खूब, है ना? रोजगार और शिक्षा हमारी नींव है और बाकी सब पर्दे। तो मैं ये सोच रही थी कि लेखक एक ही लेख में इन सब को एक साथ क्यों रख रहा है। देखिए, ये वेपनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने की कला का सबसे सटीक उदाहरण है। आपने नींव और पर्दों का जो रूपक दिया ना, वो एकदम फिट बैठता है यहाँ। जब भी सत्ता या प्रशासन से विकास पर, अर्थव्यवस्था पर, पावर लूम की खस्ता हालत पर या नीट जैसी परीक्षा की विफलता पर कोई ठोस सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि जवाब देना मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि असल में नीति लागू करना मुश्किल काम है। इसके विपरीत जो पहचान की राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत आसान है। इसमें कोई बजट पास नहीं करना पड़ता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता। लेखक हल्द्वानी और भोजशाला को साथ रखकर यही तो बता रहा है कि कैसे रोजगार के असली मुद्दों को सफलतापूर्वक धार्मिक और सांप्रदायिक बहसों के पीछे छुपा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो राजनीतिक बहसें हम देखते हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि असली सवाल कभी पूछे ही न जाएं। एकदम 100%। और ये रणनीति सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, ये हमारी दैनिक नागरिक व्यवस्था का भी हिस्सा बन चुकी है। और यही बात हमें स्रोत सामग्री के सबसे बेतुके हिस्से तक ले जाती है। प्रशासन और समाज की अजीबोगरीब घटनाओं का वो जो संकलन है, जो सुनने में सच में किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है। हाँ, वो ईंधन बचाने वाला। बिल्कुल। एक तरफ प्रधानमंत्री ईंधन बचाने का आह्वान करते हैं और नेता उसे ऑप्टिक्स के किस स्तर तक ले जाते हैं।
देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बाइक टैक्सी बंद करवा देते हैं, कोई नेता अचानक से बस में सफर करने लगता है, कोई मेट्रो में, कोई ई रिक्शे में। और लेखक ने यहाँ एक आम आदमी का वीडियो भी कोट किया है जो बेचारा हताश होकर कह रहा है कि भाई पेट्रोल का दाम 2000 रुपये लीटर ही कर दो। ये दिखावे की राजनीति की चरम सीमा है। बाइक टैक्सी बंद करने से उन लाखों युवाओं का क्या होगा जो उसी से अपना रोजगार चलाते हैं, या जो लोग 40 रुपए में ऑफिस पहुंचते हैं, उनका क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उन बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? किसी को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल किसी को परवाह नहीं है। सब बस इस बात की होड़ में लगे हैं कि टीवी कैमरे पर कौन सबसे बड़ा ईंधन रक्षक नजर आ सकता है। और कैमरे पर दिखने की इसी बात से जुड़ी एक और बहुत ही पैनी टिप्पणी है यहाँ। अमित शाह बताते हैं कि एजेंसियों ने कैप्टागॉन नाम की एक ड्रग पकड़ी है। अब जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं कि कैप्टागॉन एक तरह का एम्फेटामाइन है जिसे ISIS के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं। जी, खतरनाक चीज है। हाँ, ताकि वे बिना सोए, बिना डरे और पूरी ऊर्जा के साथ लड़ सके। अब लेखक का सुझाव सुनिए यहाँ। वो कहता है कि ये जो ड्रग है ना, ये सांसदों में बांट देनी चाहिए ताकि उनमें ऊर्जा आए। मैं ये सोच रही थी कि ये तुलना आखिर काम कैसे करती है। ये व्यंग का सबसे बेहतरीन और सबसे तीखा वार है। अच्छा। हाँ, देखिए, हमारे देश में दल बदल कानून जो एंटी डिफेक्शन लॉ है और विप कल्चर ने सांसदों की जो अपनी स्वतंत्र आवाज थी ना, उसे लगभग खत्म ही कर दिया है। वो तो है। सांसद अब अपने क्षेत्र की जनता के लिए नहीं बोलते, बल्कि पार्टी हाईकमांड के आदेशों के हिसाब से बोलते हैं और चुप रहते हैं। उनमें अपनी ही पार्टी के खिलाफ या किसी जन मुद्दे पर बेबाकी से बोलने का अब साहस ही नहीं बचा है। तो लेखक का ये कहना कि उन्हें कैप्टागॉन की जरूरत है, दरअसल इस बात का प्रतीक है कि हमारा संसदीय लोकतंत्र इतना लकवाग्रस्त हो चुका है कि अब जनप्रतिनिधियों में बोलने की हिम्मत पैदा करने के लिए एक सिंथेटिक जिहादी ड्रग की आवश्यकता पड़ रही है। ये एक बेहद डरावना लेकिन बहुत ही सटीक स्ट्रक्चरल क्रिटिक है। सच में ये विश्लेषण तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन ये जो पंगु व्यवस्था है, ये सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है ना। इसका असर तो सीधे एक आम इंसान पर भी पड़ता है। अब आप फरीदाबाद के एक अस्पताल का ही वाकया देख लीजिए। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना है। रात के वक्त अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और एक महिला की डिलीवरी अस्पताल की पार्किंग में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में होती है। ये एक पूरी तरह से प्रशासनिक त्रासदी है। लेकिन इस पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब क्या आता है? कि वर्किंग आवर्स में आइए। बिल्कुल, कि नागरिक कृपया 9 से 6 के वर्किंग आवर्स में ही डिलीवरी करवाएं ताकि प्रदेश की बदनामी ना हो। मतलब कोई इंसान ऐसा बयान कैसे दे सकता है? देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाता है ना, और राजनेताओं के पास उसे सुधारने की कोई क्षमता या नियत ही नहीं होती, तो वे विक्टिम ब्लेमिंग पर उतर आते हैं। वे अपनी नाकामी की जिम्मेदारी उठाकर सीधे जनता पर ही थोप देते हैं। ये बयान सिर्फ हास्यास्पद नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की गहरी संवेदनहीनता का एकदम जीता जागता प्रमाण है। और ये संवेदनहीनता सिर्फ नेताओं तक सीमित कहाँ है, ये तो हमारे समाज में भी गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। लेखक कुछ और रैंडम लगने वाली घटनाओं का भी जिक्र करता है। जी। नोएडा में प्रदर्शन करने वाले गुंडों को 1 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिलती है, जिसे व्यंग्य में प्रोटेस्ट में FDI कहा गया। बंगाल में एक भैंस का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दिया जाता है। और सबसे भयानक तो वो था, दिल्ली मेट्रो के लिफ्ट में एक व्यक्ति द्वारा मूत्र त्यागने की घटना का बचाव किया जाता है। हाँ, वो आरजे वाला मामला। जी, जहां एक आरजे बीमारी का तर्क देकर उसे सही ठहराने की कोशिश करती है। इन सभी घटनाओं को अगर आप एक साथ देखें ना, तो ये एक बहुत साफ पैटर्न दिखाती हैं। हमारी जो नागरिक भावना है, या जिसे हम सिविक सेंस कहते हैं, उसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। वो कैसे? देखिए, सोशल मीडिया के युग में हर गलत काम, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना हो या कोई और अपराध हो, उसे लोग अपनी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा के चश्मे से ही सही या गलत ठहराते हैं। बात तो सही है। गलत अब गलत रहे ही नहीं ना, वो अब हमारा गलत या उनका गलत बन गया है चाहिए। और इसका पाकिस्तान में स्वागत भी होता है। लेकिन ठीक उसी समय उसी विचारधारा से जुड़े गिरिराज सिंह जैसे नेता हमेशा ये कहते पाए जाते हैं कि ऐसी बात करने वालों को सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये जो वैचारिक विरोधाभास है, ये क्या दर्शाता है? ये साफ साबित करता है कि वर्तमान राजनीति अब किसी ठोस विचारधारा या फिलॉसफी पर आधारित है ही नहीं। अच्छा जी, ये सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रियाओं, सोशल मीडिया के शोर और रोजमर्रा के नैरेटिव सेट करने का एक खेल बन चुका है। जो बात आज फायदेमंद है, वो कल राष्ट्र विरोधी हो सकती है। सब कुछ बस सुविधा के अनुसार तय होता है। देखा कि कैसे ये स्रोत सामग्री
स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की चमक दमक से शुरू होकर डच कूटनीति, न्यायपालिका के कॉकरोच वाले बयानों और नीच छात्रों के शोषण से होते हुए फरीदाबाद के एक अस्पताल की अंधेरी पार्किंग तक का सफर तय करती है। ये सिर्फ अलग अलग घटनाओं का कोलाज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही स्पष्ट दर्पण है जो दिखाता है कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के असल मुद्दे पहचान की राजनीति और खोखले ऑप्टिक्स के शोर में जानबूझकर दबा दिए गए हैं। और सूचनाओं के इस विशाल समंदर में, जहां हर दिन हमारे फोन पर हजारों खबरें फ्लैश होती हैं, इस तरह का विश्लेषण ही हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या सचमुच हमारे भविष्य को प्रभावित कर रहा है और क्या सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए रचा गया है। एकदम सही। और जब तक हम घटनाओं के पीछे छिपे इन तंत्रों को नहीं समझेंगे ना, हम इसी धुंधलेपन में हमेशा उलझे रहेंगे। तो इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने जिस एक्सरे मशीन और धुंधलेपन की बात की थी, आइए उसी पर वापस लौटते हैं। इस पूरी स्रोत सामग्री में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो एक अजीब सा विरोधाभास है। आज के समय में व्यंग इतना वास्तविक हो गया है कि कई बार सच और मजाक के बीच की रेखा ही गायब हो जाती है। जब देश के मंत्रियों के बयान, न्यायपालिका के तर्क और प्रशासन के फैसले खुद किसी व्यंग या जोक की तरह लगने लगे ना, तो हमें एक समाज के रूप में रुककर सोचना होगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी एक सवाल है। क्या एब्सर्डिज्म या बेतुकापन अब हमारा नया नॉर्मल बन गया है? क्या समाज ने चीजों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है? या फिर ये व्यंग, ये मजाक उन कड़वी सच्चाइयों और उस भयानक धुंधलेपन को बर्दाश्त करने का हमारा एक नया मनोवैज्ञानिक तरीका बन गया है? एक कोपिंग मैकेनिज्म जिसका सीधा सामना करने की हिम्मत शायद अब हम खो चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।